हेलो एवरीवन। क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप जेबीटी, टीजीटी, एलटी कमीशन के तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें 8894592402 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं न्यू बैचेस ज्वाइन करने के लिए। या आप एचपी टेट, जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप हमें इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है, मतलब कब तक लागू रह सकता है? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक या अनिश्चित काल तक। तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस जो होता है, वो लागू रह सकता है। वैसे अध्यादेश जो है संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद लागू होते हैं, लेकिन इसकी एक निश्चित अवधि होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, यदि संसद द्वारा अध्यादेश जारी होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित नहीं किया जाए तो ये खुद ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति का अध्यादेश कब तक लागू रहता है? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया। तो अवधि जो होती है, वैधता सिंपल सा है इसकी, 6 महीने की होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, 6 महीने और 6 सप्ताह की, 6 वीक्स की होती है। ठीक है, तो ये जो है संसद के किसी एक सदन के सत्र में ना होने पर भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है और इसे संसद के दोनों सदनों में 6 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो रक्षा बलों के जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, ये तीनों सेनाओं का वरिष्ठ। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है सही आंसर आएगा, यानी भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है और इसके लिए अनुच्छेद 53(53)(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना। ठीक है, तो इनका जो है ये क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है? तो भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी या राज्य के एडवोकेट जनरल। तो इसमें अटॉर्नी जनरल आएगा, यानी ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और ये पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत आता है। ठीक है, और महान्यायवादी भारत सरकार को भी सभी कानूनों मामलों में सलाह देने के लिए कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, तो कितनी निर्धारित की गई है? 18, 21, 25 या 30 वर्ष। तो ऑप्शन सी यानी 25 वर्ष जो है निर्धारित की गई है और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 बी के तहत आता है। तो ये 25 वर्ष निर्धारित की गई है, साथ में अनुच्छेद भी आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? महाधिवक्ता। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है और उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी कार्यों पर सलाह देने का होता है और इसके लिए आर्टिकल आता है 165(2), याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के द्वारा। तो भारतीय संविधान के लिए 1950 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो थी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? तो सरकारिया आयोग जो था भारत में किसके लिए? ऑप्शन ए, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बीच शक्ति संतुलन की जांच करने और भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए इसका जो था गठन किया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो मुख्य उद्देश्य है केंद्र राज्य को संबंधों का अध्ययन करना और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे सुजेशन देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो पहले उप प्रधानमंत्री ऑप्शन डी रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक जो थे इस पद पर ये बने रहे थे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है और यह जो होता है शक्ति संसद के दोनों सदनों के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को तत्कालिक परिस्थितियों में कोई आवश्यक कानून बनाने के लिए दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं मूल क्षेत्राधिकार यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ऐसे कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई सबसे पहले कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में ही होती है और इसका निर्णय जो होता है वो भी लास्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है कहाँ का? राज्यसभा, लोकसभा, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो ये सभी पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ठीक है, यह एक प्रकार का संवैधानिक पद होता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो ये आहूत की जाती है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर द्वारा। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति, लोकसभा, जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा और राज्यसभा की क्या बुलाता है? ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। क्या बुलाता है? राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। ठीक है, और संसद में विधायी विरोधों को हल करने के लिए इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, मतलब कि भारत के उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होने के कारण राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन वह स्वयं राज्यसभा के लिए सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस संविधान पर आधारित है? तो ये आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। ठीक है, नीति निदेशक डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है और संविधान में निर्माताओं में सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य से इस सिद्धांत को आयरिश संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त और मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इसको प्राथमिक मौलिक अधिकार नहीं माना जाता और 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और इसे अनुच्छेद 300 ए के तहत 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता, विधियों का समान संरक्षण, कार्य और सामग्री की सुरक्षा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो ये जो है ये आती है हमारी भाषण की स्वतंत्रता के अंडर आती है। ठीक है, और अनुच्छेद आता है इसके लिए 19(1)(a) के तहत जो है इसको निहित किया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश का, लगभग 1 अक्टूबर 1953 को जो था पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था। ठीक है, तो ये जो था राज्य जो था तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर मद्रास राज्य से अलग किया गया था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की विदेशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सरदार पटेल और बीपी मेनन ने अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्होंने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे कठिन कार्य किए थे और सरदार पटेल ने दृढ़ता और कूटनीति से बातचीत की और बीपी मेनन ने रणनीतिक और प्रशासनिक प्रयासों के माध्यम से इस काम को पूरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघों का गठन किया था? तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे बनाए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो था इनका गठन किया गया था। ये जो अधिनियम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, इसके तहत जो था ये राज्य गठन किए गए थे। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, सारे विद एक्सप्लेनेशन ही किए गए हैं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए। चाहे क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जाए तो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है चीजें कवर हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।